हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अपने पास चालक छड़ थी, उसको गति के कारण अपने पास प्रेरित विद्युत भागवल उत्पन्न हुआ था। तो यहाँ पे हमने नॉर्मली एक छड़ को गति कराने से हमें क्या मिला था? प्रेरित विद्युत वाहक बल मिला था। हमने इसके लिए क्या क्या देखा था? इसके लिए हमने छड़ को बी वेग से गति कराया, तो यहाँ पे ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक हमें आवेश विभवांतर मिला, जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल हमें मिला था बी बी एल। प्रेरित विद्युत भागवल कितना मिला था? बी बी एल। और आज हम इसके लिए क्या करेंगे? चालक छड़ को लेंगे, उसको घूर्णन गति कराएंगे। तो पहले वाले केस में क्या था? अपने पास बी वेग से रेखीय गति कराई थी। अब हम क्या करेंगे? इसको घूर्णन गति कराएंगे। तो हम देखेंगे कि इससे कैसे यहाँ पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, किस प्रकार से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, और जो भी नोट्स वगैरह हैं इसके लिए आप ऐप से या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज नोट्स पे विशेष ध्यान रखना। आज का नोट्स हम यहाँ पे जस्ट समझाने के हिसाब से ही लिखा रहे हैं। तो हेडिंग आज की रहेगी अपने पास, समचुम के किसी चालक छड़ की क्षेत्र में क्षेत्र में चालक छड़ की घूर्णन गति। ये होगा अपने पास घूर्णन गति के कारण के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो इसमें आज हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपने पास एक छड़ होगी, उस पहले अपने पास एक समचुम्बकीय क्षेत्र होगा। तो हम समचुम्बकीय क्षेत्र बना लेते हैं। यहाँ पे हम इसको क्रॉस से दिखा रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि ये जो प्लेन के अंदर की ओर है, लंबवत है, इसलिए हम इसको क्रॉस से दिखा रहे हैं। तो अपन समचुम्बकीय क्षेत्र बना लेते हैं। तो मैंने ये समचुम्बकीय क्षेत्र बना लिया है, और ये क्या होगा? ये अपने तल के लंबवत रहेगा। इसमें फिर हम क्या करेंगे? इसमें हम एक चालक छड़ लेके आएंगे। तो इसमें इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक चालक छड़ होगी। मैं ये चालक छड़ ले लेता हूँ, और ये चालक छड़ की लंबाई हमने मानी है कि कैपिटल एल है, और ये केंद्र है, और इसको ये अपने वृत्तीय पथ में घूर्णन करेगी। एक सिरा इसका फिक्स है जो कि केंद्र की तरफ है। तो यहाँ पे ये अपना वृत्तीय पथ हो जाएगा। तो मान के चलो कि टी समय पर ये इसकी पोजीशन यहाँ पे आ जाती है, घूमते हुए यहाँ तक आ जाती है जहाँ पे डॉटेड दिखाया है। तो अब होगा क्या? यहाँ पे ये जो चालक छड़ लंबाई है, इसको मैं अल्पांशों से मिलके बना हुआ मान सकता हूँ, जो कि घूर्णन गति कर रही है, और अपने टी समय पे सभी अल्पांश यहाँ पे एक साथ आ रहे हैं। ध्यान रखने की वाली बात है। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे इसका घूर्णन गति कर रही है, तो इसका कोणीय वेग होगा। तो मैं उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करूंगा, और सभी के लिए समान होगा। तो यहाँ पे मैं एक अल्पांश की कल्पना करता हूँ, और जिसकी लंबाई dl है, और ये केंद्र से l दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? स्मॉल l दूरी पर। ध्यान रखना, कैपिटल L लंबाई तो है कुल लंबाई छड़ की, और स्मॉल l दूरी पर क्या है? dl अल्पांश है। तो अब क्या होगा कि अपने पास इस छड़ को घूर्णन गति कराई जाएगी, और मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे ये जो अल्पांश है dl, ये l दूरी पर है। इस छड़ में बहुत सारे अल्पांश होंगे, तो वो अल्पांश क्या होंगे? घूर्णन गति करेंगे, और मान के चलो थीटा कोण पर घूर्णन गति कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस अल्पांश का वेग, रेखीय वेग अगर निकाला जाए तो वो कैसे निकलेगा? ओमेगा से निकालना है, तो ओमेगा आर होता है। आर जहाँ पे क्या होता है? वृत्तीय पथ की त्रिज्या होती है। पर यहाँ पे आर क्या होगा? अल्पांश की दूरी, क्योंकि डीएल अल्पांश एल दूरी पर बनेगा वृत्तीय पथ। तो ओमेगा एल हो जाएगा, आर की जगह क्या आ जाएगा? ओमेगा एल। तो ओमेगा यहाँ पे सभी के लिए समान होगा, क्योंकि जो भी अल्पांश जितने भी हैं वो सभी एक समय पे निश्चित उसी छड़ के साथ रहेंगे,
और ऐसा नहीं है कि कोई अल्पांश आगे पीछे रहेगा। सभी अल्पांश कैसे होंगे, उसी छड़ पर होंगे। नियत फिक्स विस्थापन, सभी का कोणीय विस्थापन होगा, समान होते हुए वो चला जाएगा। तो अपने पास डी थीटा समान हो गया, तो डी टी सभी के लिए समान है, तो इससे कोणीय वेग ओमेगा क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, सभी के लिए समान रहेगा। तो अब हम एल दूरी पर निकाल रहे हैं, तो उसको एल से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस अल्पांश को देख रहे हैं, ये बी वेग से गतिशील है। कैसे, रेखीय मान रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, जब चालक छड़ थी बी वेग से गतिशील थी, तो उसमें विद्युत भागबल बना, एक धनात्मक बना, एक ऋणात्मक सिरा बना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अल्पांश एक छड़ लंबाई की तरह ही वर्क करेगा। जो हमने डीएल अल्पांश माना है, ये जो पहले वाला टॉपिक कराया था उसी की तरह करेगा। और अगर आपने वो पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है, तो पहले वो वीडियो देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहां से देखें, या फिर ऐप पर डाउनलोड है, प्लेलिस्ट है, वहां से देख लें। और उसी के बाद में ये वीडियो देखना है। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो पे आए। तो हमने सबसे यहाँ पे निकाल लिया बी, जिसको हम रेखीय वेग कह रहे हैं। और ध्यान रखना, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र और वेग लंबवत हैं। और अब हम क्या देख रहे हैं, इस अल्पांश के पहले हम चालक छड़ के लिए निकालते थे, तो क्या आता था, बी बी एल आता था, जहाँ पे छड़, चालक छड़ की लंबाई क्या होती थी, एल। पर अब मैं क्या देख रहा हूँ, इस चालक छड़ की लंबाई हमने क्या मानी है, डीएल मानी है, स्मॉल डीएल। तो मैं इस एल की जगह क्या रख दूंगा, डीएल। ये केवल अल्पांश की वजह से है, केवल अल्पांश, छोटे से अल्पांश, डीएल के अल्पांश होते हैं। तो इसमें क्या कर देंगे, हम इसको डी ई मान लेंगे, विद्युत भागबल का एक अल्पांश मान। अब हम इस पे क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी का मान रख दें, बी बराबर ओमेगा एल डीएल। तो अपने पास यहां से एक मान प्राप्त हो गया। और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो जितने ये चालक छड़ है, इसको छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। और यहाँ पे अल्पांश की लंबाई क्या है, डीएल है। और इसकी हम त्रिज्या की अगर देखा जाए तो कितनी होगी, वही कुल लंबाई के बराबर, चालक छड़ के लंबाई एल के बराबर होगी। तो चालक छड़ की लंबाई या फिर वृत्तीय पथ की त्रिज्या कैपिटल एल होगी। अब मैं देखता हूं कि यहाँ पे होता क्या है, कि इसको मैं अल्पांशों के, यहाँ पे देख रहे हैं कि एक छड़ के कारण धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक इस तरीके से विद्युत भागबल बनेगा। तो कुल जितने भी होंगे वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विद्युत भागबलों को श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ मान सकते हैं। तो इससे होगा क्या, जो कुल निकलेगा उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, समाकलन की सहायता से निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अतः सभी अल्पांशों के कारण, या फिर मैं कह दूं कि सभी संपूर्ण लंबाई एल के कारण विद्युत भागबल के कारण कुल विद्युत भागबल क्या हो जाएगा, ई बराबर समाकलन डी। ये अल्पांशों से जो मिलके बना है उसको हम समाकलित कर देते हैं, तो उससे कुल योग निकल के आ जाता है। तो इसमें मान रख देंगे, यहाँ पे मैंने मान रख दिया बी ओमेगा एल डी एल। अब होगा क्या, बी और ओमेगा बाहर ले निकाल लेंगे, ये नियत मान है, तो एल डी एल। अब हम देखते हैं कि ये चालक जो अल्पांश है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं, जीरो से एल तक हो सकते हैं। तो जीरो से एल तक मैं ये समाकलन कर देता हूँ। इसके बाद बी ओमेगा जीरो से एल तक अगर हम समाकलन देखें, तो एक्स की पावर एन का समाकलन क्या होता है, एक्स की पावर एन का समाकलन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन, और नीचे डिवाइड बाई एन प्लस वन। अब यहाँ पे इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, एल का समाकलन एल का पावर वन प्लस वन और डिवाइड बाई वन प्लस वन। अब यहाँ पे लिमिट सेट कर देंगे। अब मान रखेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, और लिमिट हो जाएगा जीरो से एल। तो अपने पास आ जाएगा डी ओमेगा। अब एल, स्मॉल एल की जगह क्या रख देंगे, कैपिटल एल, माइनस जीरो हो जाएगा, क्योंकि लोअर लिमिट रखते हैं माइनस में। पहले अपर लिमिट एल की जगह एल, और फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। अब इससे प्राप्त हो गया हमारे पास बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे विद्युत भागबल निकाल लिया। लास्ट रिजल्ट हमें यही निकालना है, और ये हमारा गोल रहता है कि हम यहाँ से घूर्णन गति के कारण विद्युत भागवत निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या निकाला,
विद्युत भागबल, जो कि क्या आ रहा है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। ये बी पे निर्भर है, ओमेगा पे निर्भर है और एल स्क्वायर पे निर्भर है। अब यहाँ पे हमने पहले क्या निकाला, अल्पांश की वजह से निकाला, डीई निकाला, फिर उसको क्या किया, समाकलन किया और यहाँ से कुल विद्युत भागबल निकल गया। अब यदि मैं देखूं कि ओमेगा बराबर क्या होता है, टू पाई एफ, रेखीय फ्रिक्वेंसी, ये रेखीय आवृत्ति एफ है यहाँ पे। तो ओमेगा बराबर टू पाई एफ, और ओमेगा क्या है, कोणीय वेग। तो इसके पदों में भी हम इसको हल कर सकते हैं। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, बी इंटू टू पाई एफ एल स्क्वायर बाई टू, ओमेगा का मान रख दिया। अब दो से दो कट जाएगा और यहाँ पे ये बचेगा अपने पास बी एफ, पाई को मैं इधर रख लेता हूँ, एल स्क्वायर। अब बी एफ पाई एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, पाई एल स्क्वायर, अपने पास एल है कुल लंबाई और ये वृत्तीय पथ में है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पाई एल स्क्वायर इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। जैसे पाई आर स्क्वायर निकालते हैं अपन, क्योंकि त्रिज्या आर, आर की जगह एल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल ए। तो इससे हमें मिल गया बी ए एफ। तो इस प्रकार से विद्युत वाहक बल हम प्राप्त किया जा सकता है। एक तो हम रेखीय आवृत्ति में, और एक हम निकाल सकते हैं कोणीय आवृत्ति में, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। दोनों ही फॉर्मूले काम के होते हैं, याद रखने लायक हैं। और इनकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे हमने चालक छड़ की कैसी गति कराई है, घूर्णन गति। और पहले वाले केस में रेखीय गति थी, अब घूर्णन गति के कारण क्या होगा, अल्पांशों में विभाजित किया था, जिससे कि उनके सभी का एक योग प्राप्त हुआ और हमें क्या मिल गया, एक कुल विद्युत वाहक बल मिला यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे पहले हमने एक पॉइंट फिक्स किया, उसके सापेक्ष यहाँ पे घूर्णन गति कराई थी। तो एक तरफ तो चार्ज आ जाएगा धनात्मक और एक सड़क के यहाँ पे ऋणात्मक या धनात्मक, और दूसरे सिरे पे आ जाएगा दूसरा चार्ज। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये बी पर निर्भर है और क्षेत्रफल पे बी ओमेगा पे निर्भर है और इसके लंबाई पर। तो यहाँ पे जितना कोणीय वेग, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उसी से कोणीय वेग बढ़ेगा, विद्युत भागबल का मान भी बढ़ जाएगा। और एल, अगर चालक छड़ की लंबाई अधिक है तो कोणीय, तो विद्युत भागबल का मान भी अधिक मिलेगा। और बी अपने पास फिक्स है, वो बदल नहीं सकते उसको, तो जितना समचुंबकीय क्षेत्र माना था। तो अब इसका प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए, और पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देख के आइए, फिर ये वाली वीडियो देखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, बाय।